नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं। वे आयुष विश्वविद्यालय एवं गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सम्मानित होना है। मुख्यमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ गोला और सहोजनवा में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री की भी वितरित कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास एवं बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा करने की भी संभावना है। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद बुधवार को जनता दर्शन कर वह लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बाढ़ और देवी आपदा में प्रभावित लोगों की मदद की योगी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। राहत सामग्री वितरण, जनहानि और क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भरपूर आर्थिक मदद के साथ ही पशु हानि पर प्रति पशु 30,000 रुपए क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। साथ ही आपदा में यदि किसी शिल्पकार दस्तकार के औजार का भी नुकसान हुआ तो उसे भी मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि इस आपदा में यदि किसी पशु चालक और पशुपालक को पशु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार पशुपालक को 30,000 रुपए प्रति पशु की दर से आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जो कि श्री राम जन्मभूमि संपर्क पथ के नामकरण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा की है, जिसका रामनगरी के साधु संतों और विहिप ने स्वागत किया है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि कल्याण सिंह की देन है, उनका आंदोलन सफल हुआ जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना रहा है। ऐसे महापुरुष की पथ बना रहे हैं, वो स्वागत योग्य है। वहीं इस फैसले के बाद सियासी हलचल भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह ने कहा कि सड़कें बनवाने से अच्छा होगा कि कल्याण सिंह के नाम पर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास किया जाए, साथ में लोगों के लिए भी कुछ काम किया जाए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की प्रमुख सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल ने दल से जुड़ी जातियों की बहुलताओं वाली सीटों की सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। जल्द ही सूची बीजेपी नेतृत्व के पास रखेंगे। पिछले हफ्ते ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई थी। संजय निषाद ने कहा था कि वो देख ले कि कहां पर वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। जालौन में समाजवादी पार्टी के शिक्षक नेता एवं मधौलगढ़ संभावित प्रत्याशी अशोक राठौर समाज सेवा के साथ समाजवादी पार्टी की मतदाता जोड़ो अभियान को लेकर कार्य पेश कर दिया है। उन्होंने जगनपुरा सेक्टर की विभिन्न बूथों पर संपर्क करते हुए बूथ प्रभारी और उनकी टीम को नवीन मतदाता बनाने के साथ प्रेरित किया है। महामहिम रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश में 26 अगस्त से 29 अगस्त तक 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति 27 अगस्त को लखनऊ के कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। महामहिम कोविंद अपने दौरे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की एक शानदार कांस्य मूर्ति का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वह कई संस्थानों का भी दौरा करेंगे और कुछ शानदार डिजाइन परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। प्रदेश में कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। आज से स्कूल खुल चुके हैं। स्कूल में 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में क्लासेस लगेगी। शिफ्ट में 50% विद्यार्थी ही कक्षा में मौजूद रहेंगे और इसके अलावा क्लासरूम में भी असेंबली करवाई जाएगी। वहीं विद्यार्थी स्कूल में नहीं आ सकते हैं, वो ऑनलाइन कक्षा ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोरोना के केवल 7 नए मरीज ही मिले। करीब 17 महीने पहले मार्च 2020 में जब संक्रमण की शुरुआत हुई थी तब एक दिन में इतने रोगी मिल रहे थे। वहीं बीते 24 घंटे में 69 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस सामने नहीं आया। बुलंदशहर में 2 और गौतम बुद्ध नगर, बरेली, अयोध्या, बलिया, सहारनपुर में एक रोगी मिला। कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। साथ ही अब सक्रिय केस की संख्या 362 रह गई है।
प्रदेश में हर दिन औसतन 2 से 2.5 लाख के बीच टेस्ट की जा रही है। अब तक कुल 7 करोड़ लोगों से भी ज्यादा की कोरोना की जांच हो चुकी है। पॉजिटिविटी रेट 0.04% है। उन्नाव और गोंडा के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही अब तक कुल 15 जिले संक्रमण मुक्त पाए गए। मेरठ में आज से मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा। अभियान में 78 केंद्रों पर कोविड रोधी टीका लगाया जाएगा। 18 साल की आयु से अधिक आयु के लोगों को प्रथम डोज और बूस्टर डोज लगाई जाएगी। जिले के सभी सीएचसी, पीएचसी, हेल्थ सेंटर, हेल्थ पोस्ट पर वैक्सीन लगाई जा रही है। लोग अपने निकटतम कैंप में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। केंद्रों पर वैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही डोज लगाई जा रही है, जिसमें 20 केंद्रों पर कोवैक्सीन की 5,950 डोज लगाई जाएगी। शेष 57 केंद्रों पर कोविशील्ड की 20,000 से ज्यादा डोज लगाई जाएगी। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर यूपी प्रशासन अपने अथक प्रयासों में लगा हुआ है। इस बीच मौसमी बीमारियों ने मथुरा के एक गांव के ज्यादातर घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके चलते मौसमी वायरल से 4 दिन में एक ही गांव के 6 लोग मौत के शिकार हो गए। विधायक पूरन प्रकाश एसीएमओ और फरह स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर पहुंचे और गांव के हालातों का जायजा लिया। तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की टीम बीमार लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। सीएमओ ऑफिस के नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव ने बताया कि मौसमी वायरल फीवर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार नजर बनाकर रखी हुई है। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी मुख्तार अंसारी के गुर्गे सैयद शकील हैदर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके कई राज खोले। पुलिस ने खुलासा किया है कि मुख्तार के करीबी शकील ने फर्जी दस्तावेजों से हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए ऋण की स्वीकृति करा ली थी। हालांकि बाद में उसने हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा था। उसने 2 कंपनियां हिंद इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड और हिंद कंक्रीट प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काफी ऋण लिया था। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू भी उसके खिलाफ 13 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण की धोखाधड़ी की जांच कर रही है और उसने गैर जमानती वारंट पर लिया था। सरकार की ओर से छात्रवृत्ति लेकर संस्थानों में जमा न करने वाले छात्र ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे, जिसके लिए उच्च स्तर पर सहमति के बाद समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि हर साल 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ पाते हैं। प्रदेश सरकार SC/ST को 2,50,000 रुपए सालाना और अन्य वर्गों के लिए 2 लाख सालाना आय होने पर इस योजना का लाभ देती है। तो वहीं अब काली सूची में डाले जाने वाले छात्रों को अगले सत्र से इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और अगले 5 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होगी। मौसम विभाग ने भी 40 जिलों में बिजली की गरज चमक के साथ बरसात का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। वहीं लखनऊ में 0.1 मिलीमीटर बारिश से उमस भरी गर्मी से शहरवासियों को राहत दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी में बरसात लगातार होगी और लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में जिलों में बारिश की थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता का कहना है कि 1 से 2 घंटे के अंतराल में रुक रुक कर बादल बदलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। चारबाग स्थित एक होटल में आयोजित इस बैठक के पहले दिन अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता की निंदा की गई। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति और मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय वक्फ एक्ट के संशोधन को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ। इस दौरान MPLMBI आंध्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सूफी अल्ताफ राजा ने कि हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक हैं और मिलकर रहते हैं। यहाँ कट्टरपंथी विचारधारा और तालिबानी विचारधारा से सहमत नहीं है। आगरा के ताजगंज इलाके में एक आवासीय इमारत गिरने से हादसा हो गया। इस दौरान लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि 15 लोग घायल भी हो गए। जिलाधिकारी प्रभु M सिंह ने ये जानकारी दी। वहीं दुर्घटना स्थल से तत्काल मलबा हटाए जाने और घायलों को तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जारी एक बयान में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक नवनिर्मित भवन में हुई दुर्घटना के पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि इस घटना में लगभग 15 लोगों की घायल होने की सूचना मिली है। रायबरेली के बिरला सीमेंट फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों वर्कर्स ने हंगामा काटा। वर्कर्स को फैक्ट्री के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जिसके बाद आक्रोशित कर्मचारियों ने फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया और फैक्ट्री प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत करवाने का प्रयास किया। एटा के नया गांव क्षेत्र में दिन दहाड़े कुछ दबंग एक युवक को गोली मारकर फरार हो गए। बताया जा रहा कि पुराने रंजिश के चलते युवक को गोली मारी गई। वहीं आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए अलीगंज अस्पताल भिजवाया। मुरादाबाद में पुलिस ने 3 साल बाद 3 साल की मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद बच्ची का गला घोंटकर मार दिया। वहीं डीआईजी शलभ माथुर ने हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र देकर 25,000 रुपए का इनाम भी दिया। बादा में सैकड़ों की भीड़ में दबंगों ने महिला और लड़की की जमकर पिटाई कर दी। दबंग लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसके भाई ने विरोध किया। इसके बाद दबंगों ने भाई को बेल्ट से जमकर पीटा। चित्रकूट के राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर तेज रफ्तार बाइक ने 3 पहिया बैटरी रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि रिक्शे में बैठे 2 यात्री घायल हो गए। जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इटावा के इकदिल इलाके में गैंगस्टर अभिषेक पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ में गैंगस्टर समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बदमाशों के कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिलों को भी पुलिस ने बरामद किया है। आगरा के थाना डौकी क्षेत्र में शराब के कहर से कोहराम मचा हुआ है। शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक की गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। भर्ती कराया गया इस अस्पताल में, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। लखीमपुर खीरी के पितौली थाना क्षेत्र में पेपर देने जा रहे बाइक सवार छात्र को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिसके बाद घटना के बाद काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को नाजुक हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने युवक को जमीनी मामले में लेकर गोली मार दी, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को लगी और स्वास्थ्य केंद्र को भेजा गया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस लगी हुई है। कासगंज में 18 केंद्रों पर 7,133 परीक्षार्थी पीईटी की परीक्षा दे रहे हैं। सभी केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा देंगे और सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया गया है। महाराजगंज में भी कड़ी निगरानी में 29 केंद्रों पर पीईटी की परीक्षा हो रही है। यहां पर 29 केंद्रों पर 2 पालियों में कुल 20,658 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। ताजनगरी आगरा के धादपुरा में बर्थडे पार्टी के दौरान छत भरभराकर गिर गई। इस दौरान कार्यालय में शामिल लोग मलबे में दब गए, जिसके बाद घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मलबे से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग बुरी तरह घायल हो गए। ललितपुर के जाखलौन थाना क्षेत्र में सेपुरा गांव में अज्ञात बदमाशों ने सपा नेता के भाई पुष्पेंद्र यादव को घर में सोते समय गोली मार दी। वहीं प्रधानी के चुनाव के रंजिश के चलते गोली मारी गई। आगरा के रामबाग जवाहर पुल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा, जिसमें बीच सड़क पर प्रेमी अपनी प्रेमिका से हाथापाई कर रहा। वहीं प्रेमिका ने प्रेमी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। साथ ही प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात कही है। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में असिस्टेंट कमिश्नर प्रदीप सिंह भुवनेश्वर की टीम के साथ व्यापारियों ने मारपीट की और सुपारी से लदे ट्रक को लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 3 व्यापारियों और 3 सहयोगियों के खिलाफ डकैती का केस दर्ज करते हुए सुपारी से भरे ट्रक को बरामद कर लिया है। प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और कुछ शराबी युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें नशे में धुत युवकों ने पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की। साथ ही शराबी युवकों पर रास्ते में आने जाने वालों से गाली गलौज करने का आरोप लगा, जिसकी कार्रवाई करने पर पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया।
उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार की ओर से 5,370 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही 6 विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। सदन का पहला दिन शांतिपूर्वक बीता, लेकिन आज दूसरे दिन विधानसभा में विपक्ष की ओर से हंगामा तय है। विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। वहीं कोरोना से लड़ाई के मसले पर काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा जिलों के गठन समेत अन्य मसलों पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री बशीधर भगत ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब तर्कों से देगा। विधानसभा के मानसून सत्र में सदन के अंदर कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सदन के हंगामे के आसार लगाए जा रहे हैं। वहीं सदन के बाहर भी विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा। बता दें कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस और विपक्ष लगातार सरकार पर हावी है। प्रदर्शन का यह कार्यक्रम सभी जिला, शहर, ब्लॉक और नगर मुख्यालयों में आयोजित किया गया है। इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्द्वानी, देहरादून, ऋषिकेश में सरकार के खिलाफ पुतला फूंका गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार की संवेदनशीलता के चलते अनाज, फल, सब्जी के दाम आसमान को छू रहे हैं। अब महंगाई बर्दाश्त से बाहर हो गई है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हुए कर्नल कोठियाल के राजनीतिक दावों के खिलाफ कांग्रेस ने पलटवार किया है। कर्नल अजय कोठियाल ने 2 अहम मुद्दों पर प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए बीजेपी, कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पहले रोजगार के मुद्दे पर हरीश रावत और बीजेपी के सवालों पर कहा कि दोनों दलों को खुले मंच पर बहस की चुनौती देती हैं कि वो आए और अपने रोजगार प्लान पर बात करें। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने पूरे उत्तराखंड के लोगों को ओबीसी घोषित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने वनों पर यहां तक लोगों के पुश्तैनी अधिकार और हकूक को बहाल करने, उत्तराखंड राज्य में कड़ा भू कानून बनाने के लिए पैरवी की है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय वन अधिकार को लेकर काफी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके तहत वह विभिन्न दलों के साथ गोष्ठी भी तैयार कर चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देने सहित कई माध्यमों से केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचा चुके हैं। धारचूला में कांग्रेसी विधायक हरीश धामी अपने क्षेत्र के मोबाइल टावर लगाने की मांग के साथ केदारनाथ विधायक मनोज रावत चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। हरीश धामी का कहना है कि विधेयक निधि से पैसे स्वीकृत करने के बाद भी जिला प्रशासन बजट आवंटित नहीं कर रहा है। सूबे में सरकार ने दिसंबर तक पूर्ण वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा। प्रदेश में 31 अगस्त सुबह 6 बजे तक के लिए कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया, जिसके लिए शासन की तरफ से एसओपी भी जारी कर दी गई। वहीं एसओपी के हिसाब से सरकार ने ना तो कोई राहत दी है और न ही कोई बंदिश लगाई है। बाजपुर के विद्युत विभाग के एसडीओ गुलशन बुलानी ने आम आदमी पार्टी सहित अन्य पार्टियों पर मुकदमा दर्ज कराया। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियों के कार्यकर्ता बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर जनता में अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी सहित अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं की ओर से विद्युत पोल पर बड़े बड़े फ्लैग्स लगाए गए हैं। विद्युत फ्लैग्स पर फ्लैग्स की बढ़ती संख्या में विद्युत विभाग के कर्मचारियों को विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आक्रोशित होकर विद्युत विभाग ने यह कदम उठाया। वहीं पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 22 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 24 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 313 रह गई, जबकि रविवार को प्रदेश में 317 सक्रिय मामले थे। 5 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी पर एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। वहीं चंपावत और टिहरी में एक, देहरादून से 6, हरिद्वार से 3, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर से 2 और पौड़ी में 5 संक्रमित कोरोना के मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,771 हो गई। इनमें से 3,29,030 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 60,377 लोगों की जान जा चुकी है।
राजकीय मेडिकल कॉलेज से लेकर सुशीला तिवारी अस्पताल में 700 से ज्यादा उपनल कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर चले गए। हल्द्वानी में सोमवार को 700 उपनल कर्मी अपनी मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठे रहे। उपनल कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से सुशीला तिवारी अस्पताल के कार्य प्रभावित हुए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि 72 घंटे में अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। काशीपुर बार एसोसिएशन के सभागार में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने मीटिंग का आयोजन किया। उप जिलाधिकारी की ओर से अधिवक्ताओं के साथ हठधर्मिता रवैया को लेकर मीटिंग की गई, जिसमें उप जिलाधिकारी की हठधर्मिता रवैया को लेकर विरोध जताया गया। इसी दौरान उत्पीड़न को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर बार एसोसिएशन की सभागार में मुर्दाबाद के नारे लगाए और एक सप्ताह कार्य बहिष्कार की घोषणा की। साथ ही उन्होंने मांग किया कि उप जिलाधिकारी का यहां से जल्द तबादला हो जाए। ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।